वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं कृष्णा कुशवाहा मेंस वाला के प्लेटफॉर्म से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हमने एमपीपीएससी यूनिट नंबर 3 एमपीपीएससी प्री के लिए क्लासेस की डिस्कशन कर रहे हैं। हम इसमें हम मुख्य तौर पर अभी तक जो क्लासेस ले चुके हैं, इसमें अगर बात करें भारत के संबंध में, हमने भारत के भूआकृतिक विभाग पढ़े हैं और उसमें हम कल की क्लास में तटीय मैदानों की चर्चा किए थे। आज हम द्वीप समूहों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो द्वीप समूहों की चर्चा करते हुए हमने कुछ द्वीप समूह कल की क्लास में देखे थे। आज मुख्य तौर पर इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सारे के सारे जो द्वीप हैं उनको हम कवर कर लेंगे। तो कल की क्लास में हमने बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत द्वीप समूहों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात की थी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाइए। सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सभी लोग एक बार मैसेज करके हाय करके मुझसे जुड़िए। ठीक है बेटा, ऑल क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अंडमान के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रमुख द्वीप आते हैं, जिसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान है। वहीं इसका एक और छोटा सा अगर आइलैंड देखें तो वो था लिटिल अंडमान। ठीक है, कौन कौन से थे ये कल क्लास में मैंने बता दिया था। आज ब्रीफ में इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। नॉर्थ अंडमान था, मिडिल अंडमान था और साउथ अंडमान था। उसके बाद एक अंडमान है लिटिल अंडमान। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर निकोबार की भी हमने डिस्कशन की थी। निकोबार के भी 3 भाग मैंने आपको बताए थे। एक था बेटा कार निकोबार, ठीक है, एक था लिटिल निकोबार और एक था ग्रेट निकोबार। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। वहीं ये भी बताया था कि 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो अंडमान और निकोबार के बीचों बीच 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि भैया किन 2 द्वीपों के मध्य है, तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। कहां पर बेटा? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। इसके अलावा मैंने इसमें भी बहुत सारी चीजें बताई थी। बताया था आपको कि यहाँ पर एक चैनल बनता है जिसको कहते हैं कोको चैनल। क्या कहते हैं बेटा? कोको चैनल। कोको चैनल किन देशों के मध्य है? भारत और म्यांमार के मध्य है। ये भारत के लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के कोको द्वीप के से अलग होता है। फिर आपको बताया था यहाँ पर डंकन पास के बारे में। डंकन पास कहाँ पर है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, ये बताया था कल आपको। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पर एक अगर बात करें कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसको कहते हैं सोमब्रेरो चैनल। ठीक है, सोमब्रेरो चैनल, ये बताया था। फिर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच एक चैनल है जिसको कहते हैं प्राइस चैनल। ठीक है, इसके बारे में भी बताया था। फिर ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य एक चैनल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं ग्रेट चैनल। तो कितने सारे चैनल मैंने आपको कल की क्लास में बता दिए थे। कोको चैनल बता दिया था, डंकन पास बता दिया था आपको, एक प्रकार का चैनल ही है। फिर आपको 10 डिग्री चैनल, सोमब्रेरो चैनल, प्राइस चैनल और ग्रेट चैनल बता दिए थे। कल की क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। आज सिर्फ इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम तो हमने इसमें देखा था कि इसमें और सारी बातें थी। जैसे हमने देखा था कि अंडमान निकोबार के अंतर्गत अंडमान की सबसे ऊंची जो चोटी है, अंडमान निकोबार के अंतर्गत अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी थी बेटा? सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या बताया था मैंने कल की क्लास में। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी थी सैडल पीक। क्या थी बेटा? सैडल पीक थी, जो कि नॉर्थ अंडमान में स्थित थी। कितनी थी इसकी ऊंचाई? 732 मीटर, ये भी आपको बताया था। ठीक है, कोको चैनल चाइना को दे दिया है ना म्यांमार ने।
अब बेटा चाइना को दे दिया है ये बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में वो लीज पर दिया गया है। तो लीज पर देने का मतलब ये नहीं होता कि वो जो द्वीप है वो चाइना का हो गया, ठीक है। लीज पर देना अपने आप में कह सकते हो कि कुछ समय के लिए दिया गया है, तो म्यांमार का ही द्वीप कहलाएगा, लेकिन लीज पर दिया गया है इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो चाइना का द्वीप बन गया। ऐसे तो बहुत सारे आइलैंड्स अगर बात करें हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के, श्रीलंका के, अफ्रीकी देशों के, चाइना के पास है, कुछ लीज पर है, तो उसको हम ऐसा नहीं कह सकते वो चाइना का है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि आपको लगाना वही आंसर, आप ये नहीं लगा सकते कि ये भारत और चीन के बीच में के कोको चैनल है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको समझिए। सैडल पीक जो है वो क्या है बेटा, अगर बात करें अंडमान और निकोबार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने मध्य अंडमान में एक चोटी बताई थी, क्या, डियोबोली, क्या बताई थी बेटा, डियोबोली, ठीक है। डियोबोली पीक बताया था, माउंट डियोबोली। साउथ अंडमान में एक चोटी बताई थी मैंने, माउंट हैरियट, क्या बताई थी, माउंट हैरियट बताई थी, ठीक है। इसमें एक और चोटी है माउंट कोयोबो, कोयोबो या कोयेबे भी कहते हैं इसको, तो अपन कोयोबो लिख लेते हैं, ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग है इसका। तो माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, ये दोनों ही साउथ अंडमान में स्थित है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में है। माउंट डियोबोली मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा नॉर्थ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो सैडल पीक है, ये संपूर्ण अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें भी हम देख रहे थे ग्रेट निकोबार में भी एक पीक आता है जिसको कहते हैं माउंट थुलियर या माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। तो इसको लिखने का तरीका अलग अलग है, थुलियर ऐसा भी लिखा जाता है या ऐसा भी आपको मिल जाएगा, थुलियर, ठीक है। तो किसी प्रकार से बात वही है, माउंट थुलियर है, ठीक है। माउंट थुलियर यहाँ पर अगर देखेंगे ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी थी। तो कुल मिला के 4 पीक यहाँ नजर आ रहे हैं, सैडल पीक, डियोबोली, कोयोबो और हैरियट, ये 4 है अंडमान के अंतर्गत। और निकोबार के अंतर्गत देखोगे तो एक है जहाँ पर जो ग्रेट निकोबार में है, माउंट थुलियर, याद रखना है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, 642 मीटर के आसपास इसकी हाइट मैंने कल आपको बताई थी, ठीक है। तो ये कल की क्लास में मैंने यहाँ तक का समझा दिया था, ब्रीफ में आप सब लोगों को इसका रिवीजन भी करवा दिया, ताकि चूंकि आइलैंड से, तो आइलैंड से संबंधित आपको सारी बातें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे, बंगाल की खाड़ी में और सारे आइलैंड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अंडमान और निकोबार की हमने डिस्कशन कर ली है। अब हम देख लेते हैं गंगा सागर, न्यू मोरे, श्रीहरिकोटा, पंबन और व्हीलर के बारे में। तो एक एक करके इसके बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे आइलैंड्स नजर आएंगे। यहाँ देखिएगा आप, अगर हम सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 2 आइलैंड्स हैं। एक आइलैंड्स को कहते हैं बेटा हम गंगा सागर, क्या कहते हैं, गंगा सागर। और दूसरा यहाँ पर आइलैंड है जिसको कहते हैं न्यू मोरे, ठीक है। 2 आइलैंड से, एक गंगा सागर है, दूसरा है न्यू मोरे। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं हम हुगली, क्या कहते हैं बेटा, हुगली। तो हुगली के मुहाने पर स्थित, जो कि गंगा नदी की ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं धारा है, एक प्रकार से नदी, गंगा नदी का ही एक भाग है जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो हुगली जो है, हुगली नदी के मुहाने पर अगर आप देखोगे डेस्टिनेशन जहां पर हुगली अपना पूरा पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, यहाँ पर देखोगे तो 2 आपको द्वीप नजर आएंगे। एक आएगा बेटा द्वीप गंगा सागर और दूसरा आएगा न्यू मोरे। अब इनके बारे में सुन लो।
गंगा सागर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लोग स्नान करने जाया करते हैं, एक विशेष पर्व यहाँ मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में, या कह सकते हैं हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में ये द्वीप महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लोग इसकी यात्रा करने जाते हैं। वहीं अगर देखोगे न्यू मोरे की बात करें तो न्यू मोरे द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण था। तो आपने सुना होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया और कुछ पार्ट्स बांग्लादेश और भारत के आपस में विभाजित हुए थे, जिसमें न्यू मोरे द्वीप का विवाद भी शामिल था। तो उसका भी एक प्रकार से सॉल्यूशन किया गया और न्यू मोरे द्वीप का कुछ भाग बांग्लादेश के पास दे दिया गया बांग्लादेश को, कुछ भाग भारत के पास है। भारत के पास जो भाग है न्यू मोरे का वो ज्यादातर जलमग्न हिस्सा है, लेकिन फिर भी इस विवाद को समाप्त कर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आइलैंड की बात करें बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर एक आइलैंड आता है जिसको कहते हैं व्हीलर द्वीप। क्या कहते हैं बेटा? व्हीलर द्वीप। इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नया नाम क्या है पूछा जा सकता है। व्हीलर द्वीप को क्या कहा गया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप कहा गया है व्हीलर द्वीप को। व्हीलर द्वीप की विशेषता बता देता हूं आपको। व्हीलर द्वीप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसरो, डीआरडीओ है ना, इसके प्रमुख रूप से अनुसंधान केंद्रों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी मिसाइल डेवलपमेंट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर मिसाइल्स का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया जाता है। तो ये जो व्हीलर द्वीप है ये डीआरडीओ का प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र है, जहाँ पर यहीं से कई मिसाइलों का अभी तक परीक्षण किया गया है, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, इसके अलावा नाग, ठीक है, इसके अलावा देखोगे आप तो और सारी जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ से कई बार अनुसंधान के माध्यम से यहाँ पर टेस्ट की गई है, उनका एक प्रकार से परीक्षण किया गया है। वहीं आप थोड़ा सा और आओगे तो यहाँ पर एक पुलिकट झील है, और पुलिकट झील के पास ही एक द्वीप है जिसको कहते हैं बेटा हम श्रीहरिकोटा। क्या कहते हैं? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आइलैंड है, ये पुलिकट झील के पास ही है। और पुलिकट झील से हम बाहर की ओर जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, तो ये उसके बिल्कुल माउथ के पास में स्थित है। अगर आप बात देखोगे तो श्रीहरिकोटा में क्या है, श्रीहरिकोटा की विशेषता क्या है? श्रीहरिकोटा में इसरो का प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, या कहें हम इसरो का जो मुख्यालय है, इसरो का जो सेंटर है, जो हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करते हैं, उसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। यहीं से अगर देखोगे हम तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से मिसाइल का प्रक्षेपण, जहां से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, श्रीहरिकोटा एक प्रमुख हमारे यहाँ अंतरिक्ष का केंद्र है। ठीक है, या हम कहें भारत का एक प्रमुख अंतरिक्ष संगठन है जिसका सेंटर कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आइलैंड में ही है। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक आइलैंड है भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसको कहते हैं बेटा पंबन आइलैंड। क्या कहते हैं? पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप। पंबन आइलैंड है, पंबन द्वीप है। ये आइलैंड की बात करें अगर तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है बेटा? भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आप अपना एटलस खोल कर देख सकते हैं। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य अंडमान की खाड़ी में स्थित है, सॉरी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और पंबन द्वीप के बारे में अगर बताऊं तो पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, इसलिए इसको रामेश्वरम द्वीप भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रामेश्वरम द्वीप। आप देखोगे एडम्स ब्रिज, ठीक है, जिसको राम सेतु कहते हैं, उसी के पास पंबन द्वीप है, जहां पर रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम के अंतर्गत ही एक क्षेत्र आता है धनुषकोडी, और इस धनुषकोडी में ही अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ था। ये बहुत फेमस जगह है। ठीक है, तो पंबन आइलैंड को भी आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और यहाँ पर द्वीप आता है जिसको कहते हैं कच्चा तिबू। क्या कहते हैं? कच्ची तिबू या कच्चा तिबू। इसके बारे में थोड़ा सा विवाद है। कच्चा तिबू कहते हैं। ठीक है, कच्चा तिबू या कच्ची तिबू अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लेना। ठीक है,
तो कच्चातीबू जो द्वीप है ये भी एक आइलैंड है जिसको भारत ने श्रीलंका को दे दिया। किसको दे दिया भारत ने? श्रीलंका को। तो तमिलनाडु सरकार का विवाद है, इंदिरा गांधी के समय पे ये विवाद, चूंकि ये जो आइलैंड राजीव गांधी के समय पे सिर्फ तौर पर इस आइलैंड को हमने किसको दे दिया था? अगर बात करें श्रीलंका को दे दिया था। श्रीलंका के अंतर्गत आने लगा अब ये कच्चातीबू। तो ये विवाद है, श्रीलंका से भारत का विवाद है, चूंकि ये जो हमारी तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत ही ये कच्चातीबू द्वीप आता है। तो कच्चातीबू द्वीप के बारे में कहा जाता है कि जो हमारी तमिलनाडु स्टेट है ये चाहती है कि इस द्वीप को वापस ले लिया जाए श्रीलंका से, लेकिन चूंकि करार हो चुका है, राजीव गांधी के समय करार हुआ था और इस करार के तहत ये द्वीप हमने श्रीलंका को दे दिया था। तो ये भी एक विवाद का कारण कुछ समय पहले उठा था। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इस संबंध में चर्चा भी की थी कि कैसे कच्चातीबू हमने श्रीलंका को दे दिया जबकि वो भारत का हिस्सा था, तो कैसी हमारी फॉरेन पॉलिसी रही थी उस समय, उसके बारे में वो कटाक्ष कर रहे थे, व्यंग्यात्मक तरीके से बोल रहे थे। तो कच्चातीबू भी एक आइलैंड है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लेकिन अब ये श्रीलंका के पास है, भारत का ही था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कुछ आइलैंड्स हैं जो कहां पर स्थित हैं? बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। आप सब लोगों को इन आइलैंड्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सभी लोगों को एक बार क्लियर हो गया? हाँ बेटा, ठीक है, गुड मॉर्निंग संदीप। बिल्कुल बेटा अमित, कच्चातीबू। अब यहाँ पर हम एक तो हमने देख लिया है बंगाल की खाड़ी के आइलैंड। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अगर इसको देखेंगे तो हम आ जाते हैं अरब सागर में स्थित आइलैंड्स या द्वीप समूह। तो अरब सागर में कौन कौन से आइलैंड्स हैं? तो हम सबसे पहले लक्षद्वीप की बात करेंगे, बाकी फिर इन और आइलैंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बेटा लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप के अंतर्गत तीन द्वीप शामिल होते हैं। एक होता है अमीन द्वीबी, दूसरा होता है लाका द्वीप समूह और तीसरा होता है मिनिकॉय। अमीन द्वीपी, लाका द्वीप समूह, मिनिकॉय, ये तीन द्वीप समूह मुख्य तौर पर लक्षद्वीप में शामिल होते हैं 1973 के पहले तक। कब तक बेटा? 1973 के पहले तक अगर हम देखें लक्षद्वीप के अंतर्गत, तो 1973 के पहले तक लक्षद्वीप के तीनों द्वीप जो हैं वो लक्षद्वीप कहलाते थे, लेकिन इनका नाम लक्षद्वीप नहीं था। कभी इनको अमीन द्वीप कह देते थे, कभी इनको लाका द्वीप कह देते, कभी इनको मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे तीन नाम हुआ करते थे, पर लक्षद्वीप जैसा कोई नाम नहीं था। लेकिन 1973 में इसका नाम इन तीनों को मिलाकर क्या रख दिया गया है? 1973 में इसका नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप ना कहकर लाका द्वीप, अमीन द्वीप और मिनिकॉय जैसे नामों से जाना जाता था। अब लेकिन 1973 के बाद इसको क्या कह दिया गया है? लक्षद्वीप कह दिया गया है। अब लक्षद्वीप के बारे में कहा जाता है कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख द्वीप समूह है। अगर इसकी हम लोकेशन को देखें तो भारत में लक्षद्वीप जो है ये मुख्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो केरल के तट से, कहां से बेटा? केरल के तट से लगभग 280 से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस, कितनी बेटा? 280 से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस में वेस्ट साइड यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है हमारा लक्षद्वीप। तो आप अपने एटलस में देख सकते हैं कि केरल के तट से लक्षद्वीप सागर के वेस्ट में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर लगभग 280 से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप देखोगे तो छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हम लक्षद्वीप समूह कहते हैं।
इस लक्षद्वीप आइलैंड्स की विशेषता ये है कि सबके सब आइलैंड्स, ज्यादातर आइलैंड, सबके सब नहीं बोलेंगे, लेकिन ज्यादातर आइलैंड्स ऐसे हैं जो कोरल या कह सकते हैं हम जो प्रवाल है इनके अस्थि पंजरों से कोरल के जो यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऐसे आ गए हैं जिनसे कोरल का एक प्रकार से निर्माण होता है, कैल्शियम से निर्मित होते हैं इसके जो अवशेष होते हैं, तो उनके ही फॉसिल से, उनके ही अस्थि पंजरों से क्या बने हुए हैं, ये आइलैंड्स बने हुए हैं। तो लक्षद्वीप में अधिकांश आइलैंड जो हैं वो कोरल के द्वारा निर्मित है, ठीक है, कोरल के अस्थि पंजरों से निर्मित है। अब कोरल क्या होता है, तो कोरल या मूंगा जीव कहते हैं, हिंदी में मूंगा कहते हैं, इंग्लिश में कोरल कहते हैं। ये सागरों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के जीव होते हैं जो एक विशेष टेम्परेचर वाले सी में विशेष एक प्रकार से डेप्थ में पाए जाते हैं। उथले सागरों में 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर वाले और लगभग 25 के आसपास लवणता वाले सागरों में कोरल का ज्यादातर हमें निर्माण या उत्पादन देखने को मिलता है। कोरल की बात करें तो कोरल जो है ये जब मर जाते हैं तो ये कैल्शियम और सिलिका से बने हुए होते हैं, जनरली कैल्शियम युक्त होते हैं, तो कैल्शियम इनमें ज्यादा पाया जाता है। तो जब ये मरते हैं तो ये क्या कर देते हैं कि इनका जो दूसरा कोरल उत्पन्न होता है वो उसी कोरल के मरे हुए भाग के ऊपर उत्पन्न होता है। इनकी विशेषता ये होती है कि ये कॉलोनी का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं हम प्रवाल भित्ति। क्या कह देते हैं, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। तो जब ये कोरल मरता है तो एक भित्ति बना देता है। क्या बना देता है, भित्ति। ये कैल्शियम की होती है, दूसरा बनेगा दूसरी भित्ति बनाएगा, तीसरी बनेगा तीसरी भित्ति, चौथी भित्ति, पांचवी, ऐसे करके बहुत सारे इस तरीके से कोरल के कॉलोनीज या भित्तियों का या रीफ्स का निर्माण हो जाता है, जिसको हम कोरल रीफ्स कहते हैं। ऐसे ही कोरल रीफ्स से मिलकर हमारा आइलैंड क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, आइलैंड। और लक्षद्वीप में ऐसे अधिकांश आइलैंड कोरल भित्ति या कोरल रीफ्स से मिलकर बने हुए हैं या उसी के द्वारा निर्मित है। कैल्शियम या चूने से संबंधित यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ये पूरे के पूरे द्वीप की रॉक्स या कह सकते हैं हम चट्टानें पाई जाती हैं। तो कोरल रीफ्स हैं, कोरल्स के द्वारा निर्मित आइलैंड्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम लक्षद्वीप से संबंधित थोड़ी छोटी बातें कर लेते हैं। ये तो हम समझे कि लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब लक्षद्वीप को थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा ये भारत का अरब सागर वाला पार्ट, और यहाँ पर हम लक्षद्वीप को अगर देखेंगे तो एक चैनल है जिसको कहते हैं हम 11 डिग्री चैनल, एक चैनल है जिसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल, एक चैनल है जिसको कहते हैं हम 9 डिग्री चैनल। 3 चैनल यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं के बीचों बीच अगर देखेंगे हम लक्षद्वीप फैला हुआ है। लक्षद्वीप की अगर लोकेशन देखेंगे हम तो लक्षद्वीप को 8 डिग्री से लेकर लगभग 12 डिग्री अक्षांशों में, लैटिट्यूड में, और 71 से लेकर 74 लॉन्गिट्यूड में यानी देशांतरों में फैला हुआ है। 8 डिग्री से 12 डिग्री, 71 से लेकर 74 देशांतरों के मध्य फैला हुआ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को अगर देखोगे तो बहुत सारे यहाँ आइलैंड्स दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक आइलैंड है जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसको कहते हैं मिनिकॉय। क्या कहते हैं बेटा, मिनिकॉय। कुछ बुक्स आंद्रोथ को सबसे बड़ा कहती हैं, लेकिन नहीं, मिनिकॉय सबसे बड़ा है। मिनिकॉय के नीचे ही छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसको कहते हैं हम एक नया देश है, जिसको कहते हैं, क्या कह देते हैं बेटा, इसको कह देते हैं हम मालदीव। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो मिनिकॉय के ऊपर ही एक और यहाँ पर
छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसको कहते हैं कोन्नानोर। कोन्नानोर, कोन्नानोर आइलैंड है। इसके नीचे सुहेली आइलैंड है, सुहेली, सुहेली आइलैंड है। यहाँ पर कैरियम आइलैंड है, कैरियम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कावरत्ती, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, कावरत्ती है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो एक द्वीप है जिसको कहते हैं अगाती। क्या कहते हैं? अगाती। इसको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगाती में ही लक्षद्वीप का अगर देखोगे तो हवाई अड्डा स्थित है, हवाई अड्डा। अपन लक्षद्वीप जब जाते हैं तो लक्षद्वीप जाते हैं तो हम अगाती ही जाते हैं। अगाती हवाई अड्डे पर ही उतरा जाता है अगर हम बाय प्लेन से जाएं, हवाई अड्डा। ठीक है, तो यहाँ पर एयरपोर्ट स्थित है अगाती। इसके बाद यहाँ पर देखोगे ऊपर एक और आइलैंड है जिसको कहते हैं हम कदमत। यहाँ पर कदमत के नीचे ही एक आइलैंड है जिसको कहते हैं अमीन दीवी, अमीन दीवी। और कावरत्ती के सामने एक आइलैंड है, बड़ा सा आइलैंड है, जिसको कहते हैं बेटा हम आंद्रोथ, आंद्रोथ। तो इन सारे आइलैंड जो भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं इन सबको आपको याद करना है। बाकी बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण आइलैंड है उनको ही मैंने लिखा हुआ है, बाकी सबको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। यहाँ देखिएगा, अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप मैंने बताया केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर डिस्टेंस पर जो हमारा लक्षद्वीप सागर है, लक्षद्वीप सागर के वेस्ट में 71 से 74 डिग्री देशांतर और 8 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। पहली बात, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या क्या बोला मैंने? अक्षांश में अगर लक्षद्वीप को देखेंगे हम, अक्षांश में लक्षद्वीप को देखेंगे तो ये 8 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांश, और देशांतर में देखेंगे, लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो ये 71 डिग्री से 74 डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, ठीक है। केरल के तट से, केरल के तट से ये लगभग 280 से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। और लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप जो सागर है वो लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? ये वेस्टर्न यानी हमारे तटीय मैदान को अलग करता है। भारतीय तटीय मैदान एवं पश्चिमी घाट, कैसे पश्चिम तटीय मैदान यहाँ पे लिखेंगे, पश्चिम तटीय मैदान या पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट याद रखना है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप को तटीय, पश्चिम तटीय मैदान या फिर हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट से क्या करता है? अलग करता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर देखेंगे लक्षद्वीप के अंतर्गत तो कुछ चैनल हैं जो हमें पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। सबसे पहले अगर देखोगे आप तो एक चैनल है जिसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है बेटा? 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल को आप देखोगे तो यह मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। मैंने पहले ही बताया था, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाले चैनल को कहते हैं 8 डिग्री चैनल। वहीं एक और चैनल है जिसको कहते हैं बेटा 9 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो आपसे पूछ लिया जाए 9 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय को अगर देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा, तो ये मिनिकॉय को पुराना नाम क्या था? एक लाकाद्वीप भी था कि नहीं था? तो मिनिकॉय को लाकाद्वीप से भी कह सकते हैं, मिनिकॉय को अमीन दीवी से भी कह सकते हैं, या मिनिकॉय को कावरत्ती से भी कह सकते हैं। बहुत सारे पुस्तकों में लाकाद्वीप को लक्षद्वीप लिख देते हैं कि भैया 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है।
ठीक है, पुराना नाम को नया नाम में मिलाकर बोल दिया है, लेकिन सही क्या आंसर आएगा? 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कावरत्ती से, क्योंकि कावरत्ती राजधानी है, उससे अलग करता है। या आंद्रोथ भी कह सकते हैं, या अमीनदीवी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं अपनी समझ के हिसाब से। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेटा 11 डिग्री चैनल। कौन सा आता है? 11 डिग्री चैनल। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। 11 डिग्री चैनल कावरत्ती को कोन्नानोर से, या कहे हम कावरत्ती को मिनिकॉय से भी अलग करता है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बीचों बीच है। तो 9 डिग्री और 11 डिग्री कावरत्ती और मिनिकॉय के बीचों बीच याद रखना है, इनको अलग करता है। ठीक है, या कावरत्ती और कोन्नानोर के मध्य है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने अगाती के बारे में बताया, ये हवाई अड्डा है। यहाँ पर कदमत्त के बारे में बताया, कदमत्त के नाम पर हमारे यहाँ जो सबमरीन्स है उसका नाम रखा गया है। इसके अलावा अमीनदीवी की बात करें तो यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है, आइलैंड्स है ना, या ग्रुप ऑफ आइलैंड भी कह सकते हैं, आइलैंड्स है। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अमीनदीवी। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंद्रोथ है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय है। सबसे बड़ा आइलैंड अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा आइलैंड है कौन सा बेटा? मिनिकॉय, सबसे बड़ा द्वीप। कुछ पुस्तकें आंद्रोथ को लिखती हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है ना। आंद्रोथ नहीं है, कौन सा है बेटा? मिनिकॉय है। मिनिकॉय के बाद आता है आंद्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर स्थित है? कावरत्ती में स्थित है। ठीक है, जो कि कोन्नानोर से 9 डिग्री चैनल से अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा है। अब एक महत्वपूर्ण बात बताऊं यहाँ पर, तो लक्षद्वीप के बारे में कहा जाता है कि लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं। कितने आते हैं? 36 आइलैंड आते हैं, जिनमें से 11 आइलैंड ऐसे हैं, 11 द्वीप ऐसे हैं जहां पर मानव अधिवास है। मानव अधिवास जहां पर देखने को मिलता है, मानव यहाँ पर निवास करता है, रेसिडेंस है मानव का। कहां पर? कितने? 11 आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर मानव का अधिवास देखने को मिलता है। अधिकांश आइलैंड कैसे हैं? कोरल से बने हुए हैं, कोरल के ही रीफ वाले भाग से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सबको आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लेना है, और मैं कहूँ कि रट लेना है तो भी ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमें एकदम से याद नहीं होती हैं। जब तक हम मैप से नहीं देखेंगे, जब तक हम प्रॉपर मैपिंग नहीं करेंगे, तब तक हमें चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये लक्षद्वीप के संबंध में कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, तो लक्षद्वीप से संबंधित सारी चीजें क्लियर हैं सभी को? मोनिका, सुनैना, संदीप? ठीक है बेटा, ये रहा लक्षद्वीप से संबंधित प्रमुख बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये देखिए आप, इसमें नेक्स्ट में क्या था, हमने क्या देख लिया अभी तक? लक्षद्वीप की चर्चा कर ली है। ठीक है, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सॉल्ट सेट, एलिफेंट, आलियावेट, कोरी क्रीक, सरक्रीक, इनकी बात करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं अरब सागर में स्थित अन्य आइलैंड्स कौन कौन से हैं। अरब सागर में स्थित अन्य जो द्वीप हैं उनके बारे में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। ये जो भाग कहलाता है ना बेटा, ये वाला भाग, इसको कहते हैं हम कच्छ का रण। तो इसको हम कच्छ तट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कच्छ तट कह देते हैं। ये कच्छ का तटीय भाग है, कच्छ तट है। और ये वाला यहाँ पर आप देखोगे ना, ये वाला भाग बेटा, तो इसको कहते हैं कच्छ सागर। क्या कहते हैं बेटा? कच्छ सागर, कच्छ सागर कहते हैं।
कच्छ सी वाला इलाका है, ठीक है। इसी कच्छ सागर में 2 आइलैंड हैं, इसी कच्छ सागर वाले भाग में 2 आइलैंड यहाँ पर हैं, ठीक है, जिनको कटे फटे भाग या कटे फटे क्रीक के नाम से जाना जाता है। क्रीक एक ऐसा भाग होता है जो तट के कटने के कारण से आइलैंड्स के फॉर्म में निर्मित हो जाता है, उसको क्रीक कहते हैं। यहाँ पर 2 क्रीक है, एक है बेटा सर क्रीक और दूसरा क्रीक है कोरी क्रीक, ठीक है। तो 2 क्रीक यहाँ नजर आते हैं जो छोटे छोटे आइलैंड्स के फॉर्म में वहां पर हैं, कटे फटे भाग है। यहाँ पर सर्किल लाइन भी खींची गई है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण है। कच्छ गिरन विवाद एक बहुत बड़ा विवाद है। कच्छ के सागर में ही 2 आइलैंड्स हैं, ठीक है, जहां पर अगर हम देखेंगे तो एक है सर क्रीक, दूसरा है कोरी क्रीक, है ना। कच्छ तट पर ही स्थित है कच्छ का तटीय भाग, जो कि काठियावाड़ा के ऊपर है। ये मैंने कल बताया था, ये कौन सा कहलाता है, काठियावाड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, काठियावाड़ा प्रायद्वीप या काठियावाड़ा तटीय भाग कहलाता है। काठियावाड़ा प्रायद्वीप के ऊपर हम देखेंगे तो हमें कच्छ तट, कच्छ सागर मिलेगा, जिसमें कोरी क्रीक और सर क्रीक 2 आइलैंड्स मिलेंगे, है ना। क्लियरली आइलैंड्स नहीं, ये क्रीक्स है, कटे फटे भाग है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखें हम तो इसको कहते हैं बेटा खंभात। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में देखोगे तो खंभात की खाड़ी में हमें 2 आइलैंड नजर आते हैं। खंभात की खाड़ी में देखोगे तो हमें 2 आइलैंड नजर आते हैं। एक आइलैंड बनाती है नर्मदा, जिसको कहते हैं अलिया बेट। एक आइलैंड बनाती है नर्मदा, जिसको कहते हैं अलिया बेट, और ये भड़ौच के पश्चिम में स्थित है। भड़ौच जो जगह है गुजरात की, उसके पश्चिम में एक आइलैंड स्थित है जिसको अलिया बेट कहते हैं। ये एक प्रकार के एस्चुरी से निर्मित द्वीप है। और एक आइलैंड है जिसको कहते हैं खदिया बेट। खदिया बेट, ठीक है, ये जो है सूरत के पूर्व में स्थित है, सूरत के पश्चिम में, माफ कीजिएगा, सूरत के पश्चिम में स्थित है। अलिया बेट को नर्मदा बनाती है, जबकि खदिया बेट को बनाती है ताप्ती या तापी, ठीक है। तो ताप्ती नदी बनाती है खदिया बेट आइलैंड और नर्मदा बनाती है अलिया बेट आइलैंड। अब आप कहोगे सर आइलैंड कहाँ बनाती है, ताप्ती और नर्मदा तो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि एस्चुरी क्या होती है, ठीक है। तो एस्चुरी को समझिए जरा। देखिए, एस्चुरी का निर्माण उस समय होता है जब नदियां किसी ऐसी जगह से बहती हैं जहां अपर्दन करने की संभावना बहुत कम होती है। अब ऐसी जगह कौन सी हो सकती है, या तो भ्रंश घाटी हो सकती है, या कोई कठोर ग्रेनाइटिक चट्टानी रॉक्स वाले भाग हो सकते हैं। अब आप खुद बताइए, नर्मदा और ताप्ती कहाँ बहती है? नर्मदा और ताप्ती बहती है भ्रंश घाटी में, और जब ये भ्रंश घाटी में बहेंगी तो यहाँ पर उनको अपर्दन करने की संभावना मिनिमम हो जाती है, तुलनात्मक रूप से उस नदी की तुलना में जो मैदानों में बहती है, जैसे कि गंगा। तो गंगा मैदानों में बहती है तो बहुत सारा मलबा, बहुत सारे सेडिमेंट अपने साथ ले जाती बहाकर। लेकिन नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों में बहती हैं तो इनको बहुत ज्यादा अपर्दन करने का मौका मिलता नहीं है, इसलिए ये कहाँ बहती है बेटा, इसलिए ये अपने साथ जो अवसाद है वो बहुत कम मात्रा में बहाकर ले जाती है। अब जिनके पास अवसाद ज्यादा होंगे वे अवसादों का निक्षेपण यानी डिपोजिशन भी ज्यादा करेगी। तो गंगा अपने साथ अवसादों का निक्षेपण ज्यादा मात्रा में करेगी अपने मुहाने पर, जहां पर वह बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो जब यह अपने मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण करेगी तो गंगा बनाती है डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा मलबा है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट है। अब डेल्टा बनने का एक और कारण होता है, एक तो ये हो गया कि भैया कहीं ऐसे भाग में बहे जहां पर अवसादों की मात्रा को ले जाने की संभावना या अपर्दन करने की संभावना कम हो, ठीक है। एक तो ये भाग हम समझते हैं, और जिनकी ज्यादा संभावना वो डेल्टा बना रही है। दूसरा है तट का अंतर। पहला क्या अंतर था? पहला हमने देख लिया है अवसादों की मात्रा, अवसादों की मात्रा, ठीक है। अवसादों की मात्रा के आधार पर हमने देखा है कि अगर अवसादों की मात्रा अधिक है तो क्या बनता है बेटा? डेल्टा बनता है। और अगर अवसादों की मात्रा कम है तो बनती है एस्चुरी। क्या बनती है बेटा? एस्चुरी।
ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण होता है नदी का मार्ग, नदी की लंबाई कहेंगे हम इसको, नदी की लंबाई या नदी के मार्ग की लंबाई। नदी अगर अधिक लंबाई में बह रही है यानी उसकी लेंथ ज्यादा है तो वह डेल्टा बनाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा समय मिल जाएगा अवसादों को इकट्ठा करने का। और नदी यदि कम डिस्टेंस में बह रही है तो उसके पास अवसाद कम होंगे तो वो एस्चुरी बनाएगी। ये हमें बात याद रखना चाहिए। और इसके अलावा डेल्टा और एस्चुरी बनने का एक और कारण है तट की विशेषता। तट की विशेषता या मैं कहूं तट का रिलीफ, तट के उच्चावच या तट का रिलीफ। ठीक है, उच्चावच को अपन इंग्लिश में रिलीफ कहते हैं, या मैं इसको ऐसा कर देता हूं तट का उच्चावच या तट का उठाव भी कहते हैं। ठीक है, या उठा हुआ तट कह देते हैं। तो तट का उठाव कैसे बेटा, यदि सागर की सतह से सी लेवल से तट ऊपर उठा हुआ है, सागर के सी लेवल है, ये तट है, अगर ये तट ऊपर उठा हुआ है तो नदी का पानी ऊपर से नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो जब नदी का पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो अवसाद सीधे सागर में जाकर यहाँ वहां बिखर जाएंगे, यहाँ वहां क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो ये यहाँ वहां बिखरेंगे तो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे एक जगह। तो जब तट ऊपर उठा होता है तो उस समय एस्चुरी बनती है। तो तट का उच्चावच या तट का उठाव अगर देखें तो यहाँ पर इसको लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। तीसरा एक कारण है तट का उच्चावच या उठाव। और अगर तट ऊंचा उठा है, कैसा बेटा, तट ऊंचा उठा है, किससे, सागर की सतह से तट ऊंचा उठा है, तो ऐसे में बनती है एस्चुरी। और अगर तट जो है वो समतल है, कैसा है, समतल है, किससे, सी लेवल से या सागर की सतह से समतल है, तो ऐसे में बनता है डेल्टा। क्या बनता है बेटा, डेल्टा। तो समझिए जरा, जब गंगा अपने साथ अवसाद बहा कर लाती है तो गंगा का तट और बंगाल की खाड़ी देखोगे ना, गंगा का जो तट है और बंगाल की खाड़ी जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर है। अब ऐसे में एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है तो गंगा का पानी सीधा जाएगा और किसमें मिल जाएगा, देखो कैसे मिल जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ जो अवसाद आ रहा है वो यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे तो एक समय आएगा कि इतने अवसाद इकट्ठे हो जाएंगे कि पानी आगे जा ही नहीं पाएगा। तो पानी फिर यहाँ वहाँ छोटी छोटी जल वितरिकाएं बनाएगा और डेल्टा बना लेता है। क्या बना लेता है, डेल्टा। लेकिन वही बात अगर तट उठा हुआ होगा तो पानी कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। पानी नीचे गिरेगा तो अवसाद क्या हो जाएंगे, दूर दूर फैल जाएंगे, इकट्ठे नहीं हो पाएंगे ना एक ही जगह। तो फिर क्या बनेगा, डेल्टा ना बनकर एस्चुरी बनेगा। तो डेल्टा और एस्चुरी बनने के 3 वैध रीजन हैं जिनको आपको पता होने चाहिए। पहला, अवसादों की मात्रा अधिक होगी तो डेल्टा, कम होगी तो एस्चुरी। तट नदी की लंबाई, नदी ज्यादा लंबाई में बहेगी तो ज्यादा अवसाद ले जाएगी, कम लंबाई में बहेगी तो एस्चुरी बनाएगी, कम अवसाद ले जाएगी। और तट का उठाव होगा, तट उठा हुआ है तो एस्चुरी बनेगी। और तट अगर समतल है सी लेवल से उठा हुआ तो एस्चुरी बनेगी। और सी लेवल के समतल है तो क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। अब इतना गहराई से कोई समझा दे आपको तो एस्चुरी और डेल्टा तो क्लियर ही हो जाएगा ना भाई। तो इतने अगर अच्छे से आपको समझना है तो मेरी क्लास आपको लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, मेंस वाला से जुड़ना पड़ेगा कि नहीं जुड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एस्चुरी और डेल्टा क्लियर होना चाहिए कि क्यों नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। बशर्ते अगर इसके कंपैरेटिवली देख लें तो गंगा, महानदी, इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा बनाती है। क्यों, क्योंकि इनका तट सी लेवल के बिल्कुल समानांतर है, या पैरेलल कह सकते हैं या समतल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 2 प्रकार के हमें क्या दिखते हैं, आइलैंड दिखते हैं, जिनको कहते हैं को अलियाबेट, एक को खदियाबेट। अब बात हमारी उठी थी कि भैया नर्मदा और ताप्ती तो एस्चुरी बनाती है, ये अलियाबेट खदियाबेट कहाँ से बना रहे, आइलैंड कहाँ से बना रहे। तो सुनना जरा, नर्मदा और ताप्ती अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती हैं। ये एस्चुरी जो होते हैं छोटे छोटे ऐसे टीले होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, छोटे छोटे इस तरीके के टीले होते हैं, कुछ इस तरीके के टीले नुमा संरचनाएं होती है, इस तरीके से टीले होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के टिल बोलते हैं इसको।
टिलिया क्या होती है, इस तरीके के टीले होते हैं जो लोकल लैंग्वेज में बेट के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं बेटा? बेट के नाम से। तो गुजरात में इन एस्चुरी से निर्मित टीलों को बेट कहते हैं। ऐसे ही बेट का निर्माण नर्मदा करती, जिसको अलिया बेट कहते हैं। ऐसे ही बेट का निर्माण ताप्ती करती है, जिसको खदिया बेट कहते हैं। अलिया बेट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडारों का पता चला है। पेट्रोलियम से संबंधित यहाँ पर कुछ निक्षेप पाए जाते हैं, तो पेट्रोलियम निकालने का काम इस अलिया बेट नामक बेट से, बेट बहुत बड़ी जगह होती है, छोटी मोटी जगह नहीं है, इससे यहाँ पर कहा क्या, पेट्रोलियम निकाला जाता है। आपने एक नाम सुना होगा, एक बेट का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं साधु बेट। क्या कहते हैं बेटा? साधु बेट कहते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये साधु बेट? साधु बेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साधु बेट पर सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ, क्या है? स्टैच्यू ऑफ, क्या कहते हैं इसको? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर बनी हुई है। सरदार पटेल की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या बनी हुई है बेटा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर एकता की प्रतिमा का निर्माण हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल की प्रतिमा है, साधु बेट पर बनी हुई है। साधु बेट है, वो भी एक प्रकार का आइलैंड है, वो भी एक प्रकार का एस्चुरी से निर्मित टीला है। ठीक है, तो साधु बेट हो, चाहे अलिया बेट हो, चाहे खदिया बेट हो, ये सब छोटे छोटे बेट हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। कभी आपको मौका मिले तो आप खंबात की खाड़ी देखने जरूर जाएं, वहां पर आपको ऐसे छोटे छोटे आइलैंड मिलेंगे। या सरदार पटेल की जो प्रतिमा है इसको देखने जाइए आप, ठीक है, बड़ौच जाइए आप, तो वहां पर आप देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड आपको दिखाई देंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके बेटा, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वेट क्या होता है। इसके अलावा आइलैंड्स से संबंधित यहाँ पर ये वेट शब्द कहाँ से जोड़ दिया गया है। अब आप थोड़े और नीचे आएंगे तो एक और आइलैंड यहाँ पर है। अब आप थोड़े और नीचे आएंगे तो एक और आइलैंड बिल्कुल तट से लगा हुआ है जिसको कहते हैं सॉल्सेट। क्या कहते हैं बेटा? सॉल्सेट द्वीप कहते हैं। और सॉल्सेट द्वीप पर ही बेटा मुंबई नगर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? सॉल्सेट द्वीप पर ही मुंबई, जो ब्रह्मनगरी है, मुंबई है, वह स्थित है सॉल्सेट द्वीप पर। इसी सॉल्सेट द्वीप के नीचे एक और द्वीप है जिसको कहते हैं एलिफेंटा। क्या कहते हैं बेटा? एलिफेंटा। एलिफेंटा द्वीप स्थित है और एलिफेंटा द्वीप पर आपको पता ही होगा प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं हैं। एलिफेंटा केव या एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं एलिफेंटा द्वीप पर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, दो द्वीप है, एक है एलिफेंटा और एक है सॉल्सेट। ये आपको पता होना चाहिए, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो मुंबई में सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। उसी के दक्षिण पूर्व में, अगर दक्षिण पश्चिम में देखेंगे आप, तो वहां पर एलिफेंटा द्वीप, जहां पर प्रसिद्ध एलिफेंटा केव निर्मित की गई है। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो यही थे द्वीप, एक बार अपन देख लेते हैं। लक्षद्वीप देख लिया, सॉल्सेटा, एलिफेंटा, अलिया बेट, कोरी क्रीक, खदिया बेट, ये सब अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे द्वीप आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। हाँ, एक और द्वीप याद आया मुझे अभी, एक और द्वीप है। अगर आप यहाँ देखोगे, केरल के तट के पास एक छोटा सा आइलैंड है जिसको कहते हैं अपन, ये केरल के तट पर छोटा सा आइलैंड है जिसको कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, केरल के तट पर स्थित है वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, यहाँ भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे गुजरता है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे गुजरता है, वेलिंगटन द्वीप से ही गुजरता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। वेलिंगटन द्वीप केरल के तट पर स्थित है और यह भी एक आइलैंड है जो कि अगर देखेंगे हम केरल से लगा हुआ है। यहाँ भारत का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे गुजरता है, तो वो भी आपको याद रखना है।
तो कितने द्वीप हो गए? वेलिंगटन देख लिया हमने, सॉल्सैट देख लिया हमने, एलिफेंटा देख लिया हमने, अलियावेट, खदियावेट, इसके अलावा कोरिकीक, सरक्रीक, ये सारे हमने अरब सागर में स्थित आइलैंड देख लिए हैं। ठीक है, तो सभी को ये समझ में आए कि नहीं आए? सभी को समझ में आया कि नहीं? सभी को बेटा समझ में आने चाहिए। एक एक करके हमने सारे द्वीपों की चर्चा यहाँ पर कर ली है। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आया। तो ये हमारे द्वीप से रिलेटेड जो बातें हमने करी हैं कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, भारत के प्रमुख द्वीप में बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के सारे हमने आइलैंड्स पढ़ लिए एक एक करके। आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा। एक एक करके हमने ये देख लिया था, अभी हमने देखा इस वाले भाग को। इसके अलावा लक्षद्वीप की हमने बात कर ली। लक्षद्वीप में हमने लक्षद्वीप से संबंधित सारी यहाँ पर बातें की हैं। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं और अपने पास एक उसको समझने के हिसाब से देख सकते हैं। ये भी हमने देख लिए थे अरब सागर में। इसके अलावा लक्षद्वीप के अलावा मैंने अंडमान वाला भाग भी आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आइलैंड्स कंप्लीट हो जाते हैं बेटा। किसी को कोई दिक्कत आइलैंड में? अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। चलिए, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, भारत के भू आकृतिक विभाग या जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजियो ज्योग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट हो जाता है। जो मैंने आपसे चर्चा की थी, डिस्कशन की थी कि यहाँ तक इसका पार्ट हम पढ़ेंगे, तो हमने ये पढ़ लिया है, सभी को क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो अपना भाग है बेटा, वो ड्रेनेज सिस्टम का भाग है, अपवाह तंत्र है। तो अपवाह तंत्र की हम चर्चा करेंगे इसके बाद ही। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम अपवाह तंत्र की बात करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना घर पे बैठ के। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताना कमेंट करके, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक नए चैप्टर की बात कर रहे हैं। अपवाह तंत्र